साथियों, हम आज के इस सेमिनार की, इस लेक्चर की कार्रवाई को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो आज का लेक्चर है उसका विषय है फांसीवाद क्या है। और आज के हमारे वक्ता जो हैं वो श्री आनंद मेहनसे हैं, जो मराठी के प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, वो पत्रकार भी हैं, एक न्यूज़पेपर एडिट भी किया उन्होंने, और वो पेशे से अध्यापक रहे हैं और प्रिंसिपल के तौर पर वो रिटायर हुए हैं। और ये जो आज का हमारा सेमिनार है, आप ये भी जानते हैं कि ये ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का बुद्धिजीवियों का, जिसमें डॉक्टर, वकील, अध्यापक, आमजन, वो सब हैं। और ये उनका एक संगठन है। इस संगठन का किसी राजनीतिक दल से या विचारधारा से कोई नाता नहीं है, और ये इंडिपेंडेंटली ये काम करता है। और इसका काम विभिन्न जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या और क्षेत्र हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, तो उनके ऊपर ये स्टडी करते हैं, सेमिनार किए जाते हैं, रिसर्च होती है। तो ये प्राइमरली इस तरह का ये संगठन है, और हम उसकी तरफ से जो आज का सेमिनार है वो कर रहे हैं। हमारे बीच में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम के राष्ट्रीय महासचिव अनिल राजीवाले जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे आज के इस लेक्चर की इसको कोई भी आप कह दीजिए, वेब सेमिनार कह दीजिए, वेब लेक्चर कह दीजिए, हमारे आप लेक्चर की वो अध्यक्षता करेंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस जिम्मेवारी को लें। ये प्रश्न उठ सकता है कि ये विषय क्यों चुना गया। देखिए, जहां तक फांसीवाद की बात है, हम और आप ज्यादातर लोग इसके बारे में प्राथमिक जानकारी तो रखते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि विचारधारा है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली से शुरू, जर्मनी में, और इसने पहले तो अपने ही देशों के अंदर लोगों के अधिकारों के ऊपर हमला किया, उनके जो बुनियादी मौलिक अधिकार थे उनको छीना, और बहुत सी हत्याएं की। हम उसको नरसंहार भी कह सकते हैं, अपने विरोधियों का भी और आम जनता का भी। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में इस विचारधारा ने धकेला। वो भीषण जो उसके रिजल्ट थे, परिणाम थे, वो पूरी दुनिया ने भुगते। 5 करोड़ के करीब लोग मारे गए उसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम उसको लेक्चर क्यों कर रहे हैं कि आज भी ये विचार अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग रूप में अपने जो दक्षिणपंथी विचारधाराएं हैं, रिएक्शनरी विचारधाराएं, वो सिर उठाती रहती हैं, और वो उस जर्मनी और इटली के फांसीवाद से प्रेरणा भी पाती रहती हैं। तो इसका खतरा है, और इसको समझना इसलिए बहुत जरूरी है। इस पर विस्तार से एक लेक्चर की आवश्यकता हम बड़ी देर से महसूस कर रहे थे। बहुत से लेखकों ने लिखा इसके ऊपर, विद्वानों ने, चाहे वो जॉर्जी दिमित्रेव हों, तुगलियाती हों, ग्रैमशी हों। तो आज हम उम्मीद करेंगे कि हमारे विद्वान वक्ता इस विषय के ऊपर सारे बातों को, कि ये फांसीवाद गहराई में जाकर देखें क्या है, कैसे ये पनपा और फूला, और उससे उत्पन्न के बारे में बात करेंगे। मैं एक बार फिर निवेदन कर दूंगा साथियों से, अपने माइक जरूर ऑफ करें। आपके जो माइक हैं वो ऑन हैं कईयों के, और वो डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार सबको फिर म्यूट कर रहा हूं, और आनंद जी से कहूंगा कि वो बोलते वक्त वो अपना माइक को अनम्यूट कर लें। तो मैं अब निवेदन करूंगा आनंद जी से कि वो माइक संभालें, अपने को अनम्यूट करें पहले, वो म्यूट हैं, और फिर अपनी अपनी बात रखें। आदरणीय अश्विनी बख्शी जी, आदरणीय अनिल राजीवाले जी, आदरणीय कृष्णा दीदी, और सारे AIPF के
साथियों, आपने मुझे मेरे विचार रखने का एक जो मौका दिया है, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूं। सबको धन्यवाद। अश्विनी जी ने बताया कि इटाली में और जर्मनी में फांसीवाद कई वर्ष रहा और वो फांसीवाद ने ही सारी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेला। उसके बाद फांसीवाद का पराजय हुआ, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो जगह जगह फिर से फांसीवाद का उदात्तीकरण, जिसको हम कहते हैं, वो शुरू हुआ है। कई देशों में फांसीवादी ताकतें जोर से उभर कर आ रही है, इतनी जोर से कि उनका खतरा महसूस होने लगा है। ऐसे समय में हमारी बुद्धिजीवियों की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस विषय को समझ लें। पहला मुद्दा है कि फैसिज्म एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है। जैसे हम सोशलिज्म कहते हैं, कैपिटलिज्म कहते हैं, उसी तरह से फैसिज्म भी एक पॉलिटिकल टर्म है। वो कैसे समझना? तो 3 प्रकार की विचारधाराएं कार्यरत है। उसमें एक वामपंथी प्रोग्रेसिव पुरोगामी जिसे हम कहते हैं, लेफ्ट पार्टीज जिसको हम कहते हैं, वो दुनिया भर में लेफ्ट पार्टीज है। उसके खिलाफ जो है वो राइट विंग पार्टीज है, पूंजीवादी पार्टीज है, और उसमें दोनों के बीच में एक जो है वो सेंट्रिस्ट पार्टी है, मध्यम मार्गी पार्टीज है। थोड़ा सोशलिज्म भी लेंगे, थोड़ा कैपिटलिज्म भी लेंगे और हमारा एक अलग रास्ता चुनेंगे, ऐसे भी लोग हैं। तो इसमें फैसिज्म कहाँ आता है? फैसिज्म ये जो है ये पूरे राइट विंग पार्टी का है, और राइट विंग में भी अल्ट्रा राइटिस्ट बोलते हैं। कम्युनिज्म के, सोशलिज्म के, लोकतंत्र के पूरे खिलाफ ये जो विचारधारा है, इसको हम फांसीवाद कह सकते हैं। फांसीवाद जो है वो कैसे आया और कैसे काम करते रहा और उसके नतीजे क्या निकले? मुसोलिनी जो थे, बेनिटो मुसोलिनी, ये जो इटाली के नेता थे, उन्होंने 1921 में अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था नेशनल फैसिस्ट पार्टी। उन्होंने शुरू से ही अपने पार्टी का नाम फैसिस्ट पार्टी करके ही रखा। पहला विश्व युद्ध हो चुका था, उसके परिणाम सारे यूरोप को भुगतने पड़े। इस पार्श्वभूमि पर बेनिटो मुसोलिनी ने अपने पार्टी का नाम नेशनल फैसिस्ट पार्टी करके रखा। लेकिन उन्होंने जो कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को दिया और अपने देश के सामने पेश किया, वो अगर आप देखेंगे तो बहुत ताजुब लगेगा आपको। उन्होंने कहा कि मैं आपको, आपके इटाली के जो किसान हैं, उनकी अवस्था बहुत गंभीर है, वो गरीबी के खाई में है। तो मैं आपको आश्वासित करता हूं कि मेरी पार्टी जब चुन के आएगी तो आपको बहुत अच्छे दिन आएंगे, मैं आपकी सारी समस्याएं दूर करूंगा। उन्होंने मजदूरों को भी ऐसा ही आश्वासन दिया। उस वक्त इटाली की हालात ठीक नहीं थी, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे समय में मुसोलिनी इटाली के मजदूरों को, इटाली के किसानों को आश्वासित कर रहे हैं
कि अगर आप मुझे अपना नेता बनाओगे तो आपकी सारी समस्याएं मैं दूर कर सकता हूं। और उस जमाने के मजदूर किसान, उन्होंने युवा, उन्होंने मुसोलिनी का साथ दिया। मुसोलिनी चुन के आया और 1922 में मुसोलिनी ने इटली की सारी सत्ता अपने हाथ में ली। देखिए, मुसोलिनी का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था। उन्होंने एक जो संस्था चलाई थी उसका नाम था एकेडमी ऑफ फैसिज्म। फैसिज्म तो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इटाली की सत्ता हाथ में लेने के लिए उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र के जरिए, लोकतंत्र द्वारा वो चुन के आया और चुनाव जीतने के बाद 1922 में उन्होंने घोषित किया कि वो एक तानाशाह है, डिक्टेटर है। उसने ऐसा ही शुरू किया और ऐसा जब उन्होंने शुरू किया तो पहला काम किया, उस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको एक एक करके खत्म करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि अगर देश की तरक्की होनी है तो मेरे हाथ में इटाली का कारोबार, पूरा कारोबार होना चाहिए। ये लोकतंत्र से नहीं बनेगा, चलेगा, तो मैं उसे मेरे तरीके से चला के दिखाऊंगा, इसलिए मुझे अपना साथ चाहिए। तो लोकतंत्र माध्यम से मुसोलिनी ने अपने हाथ में सत्ता ली और आगे चलाई। जैसे मुसोलिनी ने इटली में किया, उसी तरह से एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में किया। एडोल्फ हिटलर भी चुन के आए हैं और उनका नाम है, उनके पार्टी का नाम है नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। चुन के आने के लिए हिटलर ने समाजवाद का आधार लिया, पार्टी का नाम सोशलिस्ट पार्टी रखा। उन्होंने भी युवा, विद्यार्थी, मजदूर, किसान, इन सब लोगों को आश्वासित किया कि मैं जर्मनी को इतने ऊंचे स्तर पर ले जाऊंगा कि हमारा एक पूरे विश्व में हम सबसे बड़े हो जाएंगे। जब आप हिटलर के बारे में पढ़ेंगे तो हिटलर ने जो रास्ता अपनाया युवा वर्ग के लिए, युवा वर्ग को अपने तरफ खींचने के लिए, विद्यार्थियों को अपने तरफ खींचने के लिए, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा कार्यक्रम, खेलों को अपनाया, सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम बना के उस माध्यम से युवा वर्ग को अपने तरफ खींचा। और जब युवा वर्ग उनके कब्जे में आया तो उन्होंने अपना तत्वज्ञान उनको कहना शुरू किया और बाद में वो कहने लगे कि हम नाजी हैं। नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नाम आहिस्ते आहिस्ते लोग भूल गए और उनका नाम नाजी पार्टी हो गया। नाजी पार्टी का और एक वैशिष्ट्य ऐसा है कि उनके छोटे छोटे और भी दूसरे दल थे। उसमें एक एसएस है, गेस्टापोज है। उनके माध्यम से अपने विरोधी जो लोग थे, विचारवंत थे, कवि थे, पत्रकार थे, प्राध्यापक थे, इनको उन्होंने खत्म करना शुरू किया। अगर आप हमारे खिलाफ कुछ बोलते हैं तो मेरे खिलाफ आप नहीं बोलते हैं, तो मैं जर्मनी के खिलाफ बोलते हैं, और आपके ऐसा बोलने से जर्मनी की तरक्की नहीं हो रही है, इसलिए आपको एक तो चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका हम बंदोबस्त करेंगे। ऐसा शुरू किया। मुसोलिनी और हिटलर दोनों ने शुरू में एक काम किया, वो था ट्रेड यूनियन पर अटैक करना। दोनों को भी ऐसा लगा
कि जो हम करना चाहते हैं उसमें जो बाधा डालने वाले लोग हैं वो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक संगठित शक्ति होती है जो इन अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकती है। तो कभी ना कभी ट्रेड यूनियन के माध्यम से वामपंथी दल हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ऐसा जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के जो ट्रेड यूनियन लीडर्स है, मजदूर नेता है, उनको चुप करना बहुत जरूरी है। तो अटैक हुआ, पहला अटैक हुआ तो विचारवंतों के ऊपर हुआ, पत्रकारों के ऊपर हुआ, और बाद में ट्रेड यूनियन के जो लीडर थे उनके ऊपर हुआ, और ट्रेड यूनियन चलाने वालों की जी पार्टी थी उस वक्त, उसके ऊपर भी हुआ। तो ये जो फॉर्मूला है वही सभी जगह आप देखते हैं। जो खुद को फांसीवादी कहलाते हैं उनका शत्रु नंबर 1 है, दुश्मन नंबर 1 है ट्रेड यूनियन। वो ट्रेड यूनियन के खिलाफ रहते हैं। और दूसरा शत्रु है जो विचारवंत है, सोचते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ के कुछ लोगों को अपने ख्याल पेश करते हैं, वो भी, उनसे भी उनको डर लगता है। उनको कवि से डर लगता है, लेखक से डर लगता है, पत्रकार से डर लगता है। तो हिटलर ने और मुसोलिनी ने अपने जो अलग अलग दल थे उनके जरिए उनको एक तो चुप किया, नहीं तो मार डाला। एक जो कैरेक्टर देखते हैं हम फांसीवाद का, उनका हिंसा पर विश्वास है। हम सोचते हैं कि हम कम हिंसा करें, जो मुद्दे हैं वो चर्चा के माध्यम से सुलझाए। लेकिन फैसिज्म जो है, और फांसीवाद जो है, वो हिंसा पर भरोसा रखता है, हिंसा पर विश्वास रखता है, और अपने जो विरोधी है उनको खत्म करने में उनको कुछ बुरा लगता नहीं। दूसरे महायुद्ध के दरमियान इन लोगों ने लोगों को मारने के कई तरीके ढूंढ निकाले। ये आपको आप समझ लेना चाहिए। उन्होंने कहा, स्पेशली जर्मनी में हिटलर ने जर्मनी के साइंटिस्ट को बुला के कहा कि लोगों को मारने के तरीके ढूंढो। तो कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए, गैस चैम्बर्स बनाए गए, लोगों को पकड़ पकड़ के मारने के तरीके ढूंढे गए। तो विरोध को कुचलना, दबाना इनका एक काम होता है। दूसरी बात यह है, और एक बात ऐसी है, एक करके मैं बताऊंगा। चुन के आने के पहले, सत्ता हासिल करने के पहले और सत्ता हासिल करने के बाद, ये जो डिक्टेटर्स है, तानाशाह है, वो एक बात हमेशा कहते रहते हैं, तो हम समझ लेना चाहिए। ये बात तो यह है कि कई वर्ष पहले हम बहुत बलवान थे, सारी दुनिया हमको देखती थी, हमारी इज्जत करती थी, हमारा आदर करती थी। लेकिन आज हम ऐसे नहीं हैं, और हमको फिर से एक बार वही पुराना हमारा जो वैभव है वो हासिल करना है। उसमें क्या क्या आता है? मुसोलिनी और हिटलर ने यही कहा कि उनके जो पड़ोसी देश है, जर्मनी के बाजू में ऑस्ट्रिया है, छोटे छोटे जो देश है, वो कई वर्ष पहले जर्मन साम्राज्य का एक हिस्सा थे। जर्मन साम्राज्य जैसे दुर्बल हो गया तो ये देश अलग अलग हो गए। अभी हमको जर्मन साम्राज्य फिर से खड़ा करना है, और जो छोटे छोटे देश हमारा साथ छोड़ के चले गए थे उनको फिर से
हमारे साम्राज्य में शामिल करना है। ऐसा कहते कहते वो एक बार और कहते हैं कि हमारी जो आज की दुर्बलता है वो किसी एक मानव समूह की वजह से है, एक वंश की वजह से है। एडोल्फ हिटलर ने कहा कि आज जर्मनी की जो दुर्बलता है वो विशेष करके उस जमाने में जो जूस थे, यहूदी लोग थे, उनकी वजह से है। ये लोगों ने हमको लूटा है, ये लोग जर्मनी के खिलाफ है, ये देशभक्त नहीं है, इनकी देशभक्ति सच्ची नहीं है। ये सबसे आसान मुद्दा इनके लिए रहता है कि किसी एक को देशद्रोही कहो। तो हिटलर ने जू वंशीय लोग जो थे उनको अपना दुश्मन घोषित किया और फांसीवाद का ये एक अहम मुद्दा रहता है कि उनको कोई ना कोई एक दुश्मन लगता है। उस दुश्मन को टारगेट करके, लक्ष्य करके वो अपना संगठन बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा सकते हैं, जैसे हिटलर ने बढ़ाया, जैसे मुसोलिनी ने बढ़ाया। हिटलर ने जू वंशियों को अपना दुश्मन घोषित करके कत्लेआम किया उनका। लाखों जूज को जो बेचारे निष्पाप थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में, गैस चैम्बर्स में डाल के मार दिया। उनका मुद्दा यही था कि यही जो लोग हैं वो हमारे तरक्की के आड़ आ रहे हैं, तरक्की में बाधा डाल रहे हैं, तो उनको एक तो यहां से भगाना चाहिए, नहीं तो उनको ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसे उनको सबक सिखाओ कि वो फिर से उभर ना आए, नहीं तो उनको सेकेंडरी सिटीजनशिप दे दो, वो और चुप रहे, जो हम कहते हैं वो चुपचाप सुने, हम जैसा कहते हैं ऐसा करें और एक दुय्यम, सेकेंडरी नागरिक करके हमारे देश में रहे, नहीं तो देश छोड़ के चले जाए। ये संघर्ष बहुत बड़ा रहा। उस वक्त जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस थे जर्मनी में, इटाली में, उन्होंने कहने की कोशिश की, कहा भी कि भाई आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। किसी आर्थिक समस्या का समाधान ढूंढने के जो अर्थशास्त्रीय तरीके हैं उनसे आप ढूंढो, क्योंकि उस जमाने में पूरे यूरोप में रिसेशन था, पूरे यूरोप में रिसेशन, जिसको जागतिक मंदी कहते हैं, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिसेशन ऑफ 1928, वो था। अर्थशास्त्री कहते थे कि रिसेशन क्यों आता है, उसकी शास्त्रीय तरीके से मीमांसा हो सकती है। प्रोडक्शन में क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ है, कौन कितना मुनाफा कमा रहा है, किसके पास ज्यादा मुनाफा जा रहा है, और बाजार में जाके कोई चीज खरीदने की ताकत आम आदमी में क्यों नहीं है, इसकी सारी चर्चा अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर हो सकती है। ये करने के बजाय आप किसी एक गरीब निष्पाप मानव समूह को टारगेट करके उसको कुचल रहे, ये ठीक नहीं। ऐसा कहने का प्रयास उस जमाने के अर्थशास्त्रियों ने, प्रोग्रेसिव राइटर्स ने, कवि ने, पत्रकारों ने, चित्रकारों ने आप अपने माध्यम से किया, लेकिन नतीजा ये निकला कि फांसीवाद ये ऐसी शक्ति होती है वो किसी का सुनती नहीं। उनका एक ही कहना रहता है कि हमने सब देखा है, हमने सब सोचा है और हम एक नतीजे पर आ पहुंचे हैं और हम इस दिशा में ही चलने वाले हैं। अगर आपको हमारी दिशा नामंजूर है, आप हमारे साथ आना नहीं चाहते हैं, तो मत आओ। अगर
चुप नहीं रहोगे तो हम आपको मार डालेंगे। यही फांसीवाद है। वो बोलने नहीं देते, सोचने नहीं देते, चर्चा करने के लिए वो तैयार नहीं। ऐसा मुसोलिनी ने किया, ऐसा हिटलर ने किया, ये आपको समझ लेना चाहिए। सत्ता हासिल करने के बाद उन्होंने ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगाई, ट्रेड यूनियंस बंद कर दिए गए। फांसीवाद जो सिद्धांत के रूप में है, उसमें फांसीवाद हमेशा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का समर्थन करता है। उस वक्त भी इटाली में, जर्मनी में, स्पेन में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग थे, आरोग्य व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था थी, रेलवे व्यवस्था थी, कई उद्योग भी थे, लेकिन फैसिज्म का मुद्दा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं चाहिए। पूरा प्राइवेटाइजेशन, टोटल प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इसके ऊपर उनका भरोसा रहता है। और उन्होंने कॉरपोरेट्स को, मल्टीनेशनल्स को, नेशनल कैपिटलिस्ट को पूरा प्रोत्साहन दिया कि तुम्हारी इंडस्ट्री चलाओ, हम ये देखेंगे कि तुम्हारे इंडस्ट्री में स्ट्राइक नहीं होगा, अगर होगा तो हम पूरी ताकत से वो तोड़ेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, और आप जितना मुनाफा कमाते हो कमाओ और हमें सपोर्ट करो। इससे एक होता है कि शुरू में फांसीवादी शक्ति जो रहती है, उनको उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से, जमींदारों से बहुत अर्थ सहाय मिलता है, जैसा हमने देखा कि इटाली में भी हुआ और जर्मनी में भी हुआ। जब आप वामपंथी दल के खिलाफ है, ट्रेड यूनियन के खिलाफ है, सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ है, तो सहज रूप से जो उद्योगपति है वो आपको सहारा देंगे, पैसा देंगे, लोग देंगे, कभी कभी अपनी गुंडों की एक फौज भी आपको मदद करने के लिए आएगी। ऐसा जर्मनी में हुआ, इटाली में भी हुआ। फैसिज्म में जमींदारों की तरफदारी है, जमींदारों के हाथ में जमीन होनी चाहिए, वो उनका सिद्धांत है। पुरोगामी, प्रोग्रेसिव और वामपंथी विचारधारा ये कहती है कि जो किसान है, जो हल-धर है, जो खेती में काम कर रहा है, जो अनाज पैदा कर रहा है, उसके नाम पर जमीन होनी चाहिए। फांसीवाद उसके खिलाफ है। तो जर्मनी में और इटाली में जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके हाथ में कई हजारों हेक्टर्स की जमीन थी, वो लोगों ने भी फांसीवादी ताकतों को, इटाली में नेशनल फैसिस्ट पार्टी को और जर्मनी में नाजी पार्टी को बहुत सपोर्ट किया। उनको पैसे की कभी कमी नहीं पड़ी, पैसा बहुत आया उनके पास, और वो पैसा लेके उन्होंने जो वामपंथी ताकतें, ट्रेड यूनियन और विचारवंत थे, उनको दबाने का काम शुरू में किया। ये आपको समझ लेना चाहिए। दूसरा एक है कि पार्लियामेंट, संसदीय लोकतंत्र का आधार लेकर ये चुन के आते हैं, और चुनकर आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता संसदीय लोकतंत्र का सहारा लेना तो छोड़ देते हैं, लेकिन उसका अवमूल्यन करना शुरू करते हैं। संसद से क्या होगा, कितना देर लगता है, वो चर्चा करने में क्या है, क्यों चर्चा करना है, कितना पैसा खर्च होता है संसदीय कामकाज के ऊपर। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता बोल के
संसद का अवमूल्यन करना, संसदीय प्रणाली को गलत बताना। और देखो, मैंने हाथ में कारोबार लिया है, मैं 1 मिनट के अंदर कोई भी निर्णय ले सकता हूं, ऐसा कह के उन्होंने निर्णय लेना शुरू किया। किसी को पूछा नहीं, अपने पार्टी के लोगों को भी पूछा नहीं, और निर्णय लेना शुरू किया। अब बताया कि देखो कितना फास्ट काम होता है, कितने जल्दी जल्दी काम होता है, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। तो ऐसा करके समाज के कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये कितना अच्छा है, कितना काम जल्दी जल्दी हो रहा है, क्यों होना चाहिए पार्लियामेंट। एक तरफ से ये करते हैं, और दूसरी तरफ से उनका एक तंत्र ऐसा रहता है जो हमेशा 24 घंटे प्रचार का काम करता है। एक तरफ से वो हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं कि जो हम कर रहे हो कैसा बराबर है, और दूसरी तरफ से ऐसा बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं कि ये जो हमारे विरोधी है वो कैसा गलत है। उस जमाने तो 1930s में, 35 में, आज के जमाने में जैसा तंत्रज्ञान विकसित है वैसा नहीं था। इसलिए उन्होंने एक तंत्र विकसित किया, वो था विस्पर कैंपेन। विस्पर कैंपेन आज भी चलता है। वो कहते थे कि एक आदमी ने कम से कम आज दिन भर 10 आदमी को मिलना चाहिए और अपनी जो राय रखनी है वो रखनी चाहिए, उसके दिमाग में डालनी चाहिए। कैसा कि आज हमारी जो हालत है जर्मनी की, इटाली की, तो इन लोगों की वजह से है। वो बोलते रहेगा, बोलने के लिए तो कोई पैसा पड़ता नहीं। लेकिन उनके जो एसएस ट्रूपर्स थे, गेस्टापोस थे, उनके जो वर्कर्स थे, एक्टिविस्ट थे, उनको काम दिया गया है कि वो बोलते रहे। और वो तंत्र जो उन्होंने विकसित किया वो थे गोबेल्स। गोबेल्स का एक वाक्य जो है हम सबने सुना होगा कि एक झूठ बात अगर हम बार बार 100 बार कहते रहेंगे तो आम आदमी जो है उसको लगता है कि भाई इतनी बार कह रहे हैं तो उसमें कोई तो कुछ सच रहेगा। झूठ बोलना। दूसरी बात है कि अफवाह फैलाना। कुछ होता है तो उसकी अफवाह फैलाओ, उसने किया है, इसने किया है, ऐसा कहते रहो। तो ये जो तंत्र है वो टिपिकल फैसिस्ट है, और वो हिटलर ने आत्मसात किया और उसका इस्तेमाल भी किया। मुसोलिनी ने भी वो आत्मसात किया। मुसोलिनी का तो उसकी संस्था ही थी। अगर कोई उसके पास जाके पूछता कि भाई एक देश में लोकतंत्र है और उसको बाजू में ढकेल के वहां हमें फैसिस्ट पावर लाना है तो कैसे करना, उसकी शास्त्र शुद्ध पढ़ाई करके सिखाने का काम मुसोलिनी एकेडमी ऑफ फैसिज्म में करता था। तो फैसिज्म ये विकसित किया है मुसोलिनी ने और अपनाया है हिटलर ने। तो ये जो तरीके उन लोगों ने अपनाए उस वक्त, जब आप देखते हैं कि एक देश में ऐसा हुआ तो आप आज भी आपको मालूम होगा कि इनका तरीका ऐसा है या ऐसा ही कर रहे हैं। और दूसरा है कि लोगों को भड़काना। भाई हमारे जो पड़ोसी है उनको डरा के, वो सब लोग डर के हमारे साम्राज्य में आना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो जबरदस्ती हम उनको लेके आएंगे। इसके लिए हम युद्ध भी करने के लिए तैयार है। फैसिस्ट सिस्टम जो होती है, जैसे सोशलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, फैसिस्ट सिस्टम का एक वैशिष्ट्य ऐसा है कि वो हमेशा मिलिट्री पावर की तरफदारी करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मिलिट्री पावरफुल होना चाहिए, उनका सारा भरोसा मिलिट्री के ऊपर है। मिलिट्री के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा करो,
मिलिट्री के लिए ज्यादा उत्पादन करो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, संशोधन संस्था बढ़ाओ। मैं ये मानता हूं कि हर राष्ट्र को अपना संरक्षण करने के लिए मिलिट्री की एक हद तक जरूरी है, लेकिन सारे प्रश्न मिलिट्री के हाथ से ही सुलझ नहीं सकते। ये बहुत बार साबित हुआ है, वियतनाम में साबित हुआ है। लेकिन फैसिज्म का यह मानना है कि ना केवल मिलिट्री बलवान होना चाहिए, बल्कि पूरा देश भी मिलिट्री की तरह से ही रहना चाहिए, जिसको हम रेजिमेंटेशन कहते हैं, रेजिमेंटेशन ऑफ सोसाइटी कहते हैं। हर व्यक्ति जो है वो भी मिलिट्री की तरह ही जीना चाहिए। उसका जीना, उसका सोचना, उसको पॉलिटिकल साइंस में रेजिमेंटेशन ऑफ सोसाइटी बोलते हैं। अगर रेजिमेंटेशन हो गया, वो हुआ है, देखा है लोगों ने, सारे लोग अगर एक तरीके से ही सोचने लगे, एक तरीके से ही काम करने लगे, तो उस देश में विचारवंत नहीं पैदा होते, उस देश में कलाकार नहीं पैदा हो सकते, साइंटिस्ट नहीं पैदा हो सकते। साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, राइटर्स अगर बनना है तो वो समाज में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जो खुले दिल से सोच सके, खुले दिल से दूसरों से बात कर सके। लेकिन ये उनको मंजूर नहीं है। वो रेजिमेंटेशन चाहते हैं और उसी तरह से अपने समाज को बनाना भी चाहते हैं। हिटलर के बारे में जब हम सोचते हैं तो और एक मुद्दा उभर के आता है, वो बहुत खतरनाक है। वो ऐसा मुद्दा है कि शुद्ध वंश होना चाहिए। जर्मनी जो है वो आर्य वंश के लोगों का है। हमारा आर्य वंश इस दुनिया का श्रेष्ठ वंश है, और दूसरे जो धर्म के वंश के लोग हैं, उन्होंने यहां प्रदूषण फैलाया है। हम हमारा वंश श्रेष्ठ और शुद्ध रखना चाहते हैं। ये फैसिज्म की सोच है। देखिए कितना गलत है। एक देश से दूसरे देश बहुत लोग गए। आज अमेरिका में जो लोग हैं वो अमेरिका के नहीं, वो बाहर से आए हुए हैं। अफ्रीका के लोग दूसरे देश में गए। 1860 और से 1890 तक हमारे देश में जब अकाल हुआ तो भारतीय लोग दक्षिण अफ्रीका में गए, मॉरिशस में गए, जहां जहां उनको काम मिलने की एक आशा थी। चलो भाई वो देश में जाएंगे, काम करेंगे, रोटी मिलेगी, रहेंगे। ऐसा करके अकाल से और कोई भी नैसर्गिक आपत्ति से, कहीं बाढ़ आता है। अभी देखो ना, बाढ़ आने से ब्रह्मदेश के जो रोहिंग्या लोग हैं वो बांग्लादेश में आए हैं। अभी वॉर हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो यूक्रेन के लोग इंग्लैंड में आए हैं। तो बहुत कारणों से, इतिहास काल से एक देश के लोग दूसरे देश में गए हैं, वहां रहे हैं और उस भूमि से एकरूप हो गए हैं। फासिज्म मानता है कि ये गलत है। हमें एक वंश के लोग चाहिए और हमारा वंश ये श्रेष्ठ वंश है, हम आर्य वंश के लोग हैं। ऐसा कह के हिटलर ने उनके देश में जो यहूदी थे उनका नरसंहार किया। ये वंश श्रेष्ठत्व की जो एक कल्पना है, ये हमेशा दूसरे जो छोटे छोटे समूह रहते हैं उनमें भय पैदा करती है। उन्हें स्लेव कहते हैं, तुम गुलाम हो ऐसा कहते हैं, और उसमें एक संघर्ष पैदा हो सकता है। ये आपको ध्यान में लेना चाहिए।
फैसिज्म जो आइडियोलॉजी है उसमें उनका कहना है कि एक देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी रह सकती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं मानेंगे। जब एडोल्फ हिटलर ने हाथ में सत्ता ली नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की, तो उन्होंने कहा कि सबकी भलाई इसमें है कि सब लोग हमारे ऊपर भरोसा करें, और दूसरे जो पार्टीज है, उस जमाने में लेफ्ट पार्टीज थी, उधर सोशलिस्ट पार्टी भी थी और हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी भी थी। हिटलर ने कहा कि वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, अभी उनको कुछ काम नहीं है, वो चुप रहना चाहिए। अब जो भला करने का है हम करेंगे, और हमारे देश में अभी एक पार्टी रहेगी और वो पार्टी आपका भला करेगी। तो फैसिज्म मुसोलिनी में ऐसा ही किया है। तो उनका कहना है कि ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रहने से देश की तरक्की नहीं होती, इसलिए देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहनी चाहिए, और वो जो फैसिस्ट पार्टी रहेगी उस वक्त की, तो वही रहेगी। ये कितना खतरनाक है। जहां जहां लोकतंत्र है, लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर और संसदीय लोकतंत्र के ऊपर विश्वास है। चुनाव के माध्यम से आप चुन के आ सकते हैं और एक देश चला सकते हैं, वो साबित हो चुका है। अभी अमेरिका में है, भारत तो इस देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही माना जाता है। लोकशाही एक अत्यंत आधुनिक, पुरोगामी, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है। लेकिन फैसिस्ट विचारधारा के जो विचारवंत है, लोग हैं, वो कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है, इसमें तरक्की जल्दी नहीं हो सकती, सबको लेके बैठ के सोच के करना पड़ेगा, इतना वक्त किसके पास है। अगर एक पार्टी है तो एक नेता अपने एडवाइजर्स को लेके अपना काम कर सकता है। उसी जमाने में हिटलर और मुसोलिनी के जमाने में संसद थी, लेकिन संसद को कितना महत्व देना और अपने गिने चुने सलाहकार को लेके निर्णय प्रक्रिया पूर्ण करना और आगे जाना, इसमें संसद का स्थान कम रहा। और उनके जो प्राइवेट एडवाइजर्स थे, उनको लेकर वो आगे जाते हैं, ये मालूम हो गया है। दूसरा यह है कि फैसिज्म का प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा भरोसा है। हर आदमी को, हर देशवासी को प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए देखो, जहां जहां फैसिज्म आया, वहां के जो पूंजीपति थे, उद्योजक थे, उनकी संपत्ति बढ़ गई, वो अमीर हो गए। और जब आर्थिक परिस्थिति कई लोगों की बढ़ती है, तो वही लोग हिटलर के साथ रहे और मुसोलिनी के बस साथ रहे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फैसिस्ट लीडरशिप जो होती है, उनका एक गुण वैशिष्ट हम कहेंगे उनको, वो अच्छे वक्ता होते हैं। अच्छे वक्ता होते हैं, उनका भाषण बहुत प्रभावी होता है। हिटलर के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो इतने अच्छे वक्ता थे कि सभा हजारों की हो, लाखों की हो, चुपचाप उनका भाषण सुनती थी और प्रोत्साहित होके उनकी समर्थन में नारे लगाती थी। भाषण करते करते वो लोगों से बात भी करते थे, और लोगों का दिल जीतने का एक अच्छा तरीका हिटलर ने और मुसोलिनी ने ढूंढ निकाला था। वो एक
ऐसा रहता है कि फैसिज्म में कार्यकर्ता हो, नेता हो, राष्ट्रीय स्तर पर का नेता हो, उसको अच्छा भाषण करना वो एक वो उसकी जरूरत है। और मुसोलिनी, हिटलर और दूसरे भी जो तानाशाह बाद में बन गए, तो उनका वैशिष्ट्य ये था कि ये लोग बहुत अच्छा भाषण करते थे और भाषण करके लोगों का दिल जीत लेते थे और लोग उनके पीछे भी जाते थे। फैसिज्म हमेशा जब लोगों से बात फैसिस्ट सिस्टम में जब लोग बात करते हैं तो इतिहास काल की बात ज्यादा करते हैं, वर्तमान की बहुत कम करते हैं। हम एक जमाने में 500 बरस के पहले, 1000 साल के पहले हम बहुत प्रभावी थे, बहुत गौरवशाली थे, बहुत अमीर थे, ऐसा बोलने में उनको बहुत रुचि होती है। आज की जो समस्याएं हैं, वो समस्या क्या है? वो समस्या सुलझाने के लिए क्या विचारधारा आपके पास है, उसका विवेचन वो नहीं करेंगे। उसका विवेचन करने में उनको रुचि नहीं रहती। हिटलर और मुसोलिनी बाद में स्पेन के हो, बाद में कांगो में फैसिज्म आया, जहां जहां फैसिज्म आया वहां के नेता ने अपने अपने देश के लोगों को उस देश का इतिहास बता के, और वो भी सच्चा इतिहास नहीं, जो उनको काम आएगा, जिसमें उनको फायदा है, जो उनको काम करने में मदद करेगा, ऐसा इतिहास बना के वो बोलते रहते हैं। हिटलर ने और मुसोलिनी ने एक काम किया, वो दूसरे देश में भी हुआ। जब संसदीय प्रणाली थी जर्मनी में और इटाली में, तो संसदीय प्रणाली से कई संस्था बनते हैं। इतिहास संशोधन की संस्था होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स बनते हैं, सांस्कृतिक संगठन बनते हैं। उनको वो खत्म करना चाहते हैं। उनको हमेशा एक डर है, वो डर ऐसा है कि जहां जहां लोग बैठ के विचार करेंगे तो हमको धोखा पैदा होगा, खतरा पैदा होगा। तो विचार हो, अभिव्यक्ति हो, उससे तानाशाह को हमेशा डर लगता है। और इसलिए उनके राज्य में जो संशोधन, संस्कृति, शिक्षा, उसके बारे में जो रिसर्च चल रहा था, वो सब उन्होंने बंद कर दिया था और कहते थे कि हम है ना आपको दिशा दिखाने के लिए, हम है ना आपको इतिहास बताने के लिए। और ऐसा करके उन्होंने आपको जो चाहिए वो इतिहास लिखा, वो पढ़ाना शुरू किया। उनका एक होता है कि अगर लोगों को अपने तरफ से लेना है तो उसका अच्छा माध्यम ये शिक्षण है। तो फैसिज्म में प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, वहां का जो एक ये रहता है, सिलेबस रहता है, अभ्यासक्रम रहता है, वो बदल के अपने अपने राज्य को जो अच्छा लगेगा, जो पोषक रहेगा, उसको करने का तरीका वो हमेशा ढूंढते हैं। और ये ऐसा जर्मनी में हुआ है और ऐसा इटाली में भी हुआ है। ये फैसिज्म का तरीका है। चुन के आकर, संसद हाथ में लेकर, संसद ने दिए हुए पूरे अधिकार छीन के एक व्यक्ति के हाथ में सारे सूत्र लेके काम करना, ये फैसिज्म उसको हम बोल सकते हैं। और ये लोकतंत्र के पूरे खिलाफ है, सामाजिक न्याय के पूरे खिलाफ है। और उनको एक भी ऐसा भी एक उनकी सोच है कि समाज में जो
थोड़े गरीब है, थोड़े अमीर है, थोड़े ऐसे जो लोग हैं, तो उनका कहना रहता है कि वो ऐसे रहेंगे, वो नेचुरल है, जाति व्यवस्था है वो नेचुरल है, क्या करेंगे, ऐसा है। ज्यादा से ज्यादा हम एक कर सकते हैं कि उनको मदद कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। लेकिन सामाजिक न्याय जो है, सोशल जस्टिस जो है, वो सिद्धांत क्या कहता है कि भाई जो पिछड़े है, जो गरीब है, जो जिनको तरक्की करने का मौका नहीं मिला, जो मजदूर है, किसान है, उनको भी तरक्की करने का मौका मिलना चाहिए, वो उनका हक है। इसके ऊपर उनका भरोसा नहीं है, उनका भरोसा नहीं है। तो फैसिज्म की जो सोच है, तो स्पष्ट शब्द में कहना है तो लोकतंत्र के खिलाफ, सामाजिक न्याय के खिलाफ, सबको सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी जिसको हम कहते हैं कि इसके खिलाफ, और सारी ताकत एक वंश के लोगों के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में ऐसी जो सोच है, ऐसी जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम फासीवाद कह सकते हैं। ये एक 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 मुद्दा हुआ। लेकिन इटली में और जर्मनी में क्या लोग चुप बैठे? चुप तो नहीं बैठे। लोगों ने अपने 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 तरीके ढूंढ निकाले। फैसिज्म का जो दबाव था वो तो था, उसके खिलाफ लड़ने के तरीके उसी उसी लोगों ने ढूंढ के निकाले। भाई हमको ये मंजूर नहीं है, हम लोकतंत्र मानने वाले हैं, हम सामाजिक न्याय पर भरोसा करने वाले हैं। हमारे देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे जर्मनी में जूस थे, उनका कोई दोष नहीं है, वो हमारे ही भाई है। ऐसे सोचने वाले जो लोग थे, वो चुप नहीं बैठे, उनको बहुत सहना पड़ा, बहुत लोगों को मरना पड़ा। जूलियस फ्यूचिक करके जो एक पत्रकार थे, उन्होंने अपना अपनी जीवनी लिखी है, नोट्स फ्रॉम गैलोज करके। अगर हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि एक पत्रकार को क्या हुआ, क्या करना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा। जॉर्जी दिमित्रो करके जो एक विचारवंत और नेता हो गए युगोस्लाविया के, उन्होंने हाउ टू फाइट फैसिज्म करके किताब लिखी है, हाउ टू कॉम्बैट फैसिज्म। उनका ये कहना है, उनका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि फैसिज्म ये मजदूर, किसान, श्रमजीवी लोगों के ऊपर का एक अटैक होता है। वो हर देश में अलग अलग रूप से आता है। जर्मनी में वो अलग से आएगा, इटली में वो अलग से आएगा, फ्रांस में वो अलग से आएगा, अलग अलग रूप में आता है। लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य जो है, वो उस देश के जो श्रमजीवी लोग हैं, उन पर हमला करके, उनको गुलाम करके, उनसे ज्यादा काम करवा लेके उनका शोषण करने का अंतिम लक्ष्य फैसिज्म का रहता है। ये जॉर्जी दिमित्रो का स्टेटमेंट है। तो मजदूर, किसान इटली में हो, जर्मनी में हो, काम करते रहे, 5-5 बरस लड़ते रहे, और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि दोनों देश में फैसिज्म का पराभव हुआ। एडोल्फ हिटलर को खुदकुशी करनी पड़ी, और मुसोलिनी को इटाली के लोगों ने ही पकड़ के मार दिया। तो फैसिज्म का इतिहास ये बताता है सारी दुनिया को कि फैसिज्म कई हद तक आगे बढ़ेगा, लोगों का शोषण करेगा, और एक एक वक्त ऐसा आता है कि फैसिज्म को हारना पड़ता है, लोकतंत्र विजयी होता है। तो लेकिन एक देखा हम लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा कि जब तक फैसिज्म चला,
तब तक नुकसान बहुत हुआ, और वो नुकसान फिर से उसको वापस लाना बहुत बहुत ताकत लगानी पड़ी दुनिया को। और बाद में लोग कहने लगे कि भाई नो टू फैसिज्म, ये नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये मुद्दा आता है कि फिर फैसिज्म की बात क्यों हो रही है। इटाली और मुसोलिनी का फैसिज्म आया उस वक्त ग्रेट रिसेशन था। आज भी कई देशों में रिसेशन है, जहां जहां इकोनॉमिक रिसेशन है वहां वहां बहुत संख्या से जो लोग हैं वो दुख में है, दर्द में है, दो वक्त की रोटी के लिए उनको तरसना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में अगर कोई उनको आके कहे कि हम तुमको रोटी दिलाएंगे, लेकिन तुमको रोटी देने में ये कई लोग जो है, कई ताकतें जो है वो बाधा डाल रही है, तो लोगों को सच लगता है। ऐसे वक्त में जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस रहते हैं उस देश में, वो प्रोग्रेसिव फोर्सेस की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को समझाना। लोगों में जाओ, गरीबी क्यों है, तुम्हारे देश में जो गरीबी है उसके अर्थशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, और उससे किसी दूसरे वंश के, जात के, धर्म के लोगों का कोई संबंध नहीं है। अगर इस रास्ते से हम चलेंगे तो तुम्हारी गरीबी हट सकती है। ये कहना प्रोग्रेसिव फोर्सेस का काम दुनिया भर है, किसी एक देश में नहीं है। मैं आज जो यहाँ आपके सामने मेरे विचार पेश कर रहा हूं उसमें कोई एक देश नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने इटाली और जर्मनी का एक उदाहरण दिया, लेकिन मूल मुद्दा जो है वो इकोनॉमिक है, रिसेशन का है। अगर रिसेशन नहीं रुका, लोग गरीब ही होते गए, तो फैसिस्ट ताकतें उभर के आती है और कहते हैं कि हम तुम्हारा दर्द दूर कर सकते हैं, तुम हमारे साथ आओ। ऐसे वक्त में जिसका लोकतंत्र पर विश्वास है, सामाजिक न्याय पर विश्वास है, सार्वजनिक उद्योग पर विश्वास है, सोशलिज्म पर विश्वास है, तो ऐसी ताकतों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों में जाए, उनसे बात करें, उनको समझाए कि फैसिज्म ने क्या किया है 1939 से 22 से 45 तक, 23 बरस, 22 साल से 45 तक, और जिसका अंत एक अणुयुद्ध में हुआ। फैसिज्म की वजह से पूरी दुनिया दूसरी महायुद्ध की खाई में गई, और वो दूसरा महायुद्ध था वो 6 अगस्त 1945 में पहला को समझे, फैसिज्म क्या है ये लोगों को बताए, और लोकतंत्र को मजबूत करने की हम जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। साथियों, अश्विनी जी ने मुझे कहा था कि मुझे 45 मिनट्स बोलने का है, लेकिन बोलते बोलते मैं 1 घंटा 8 मिनट, 1 घंटा हो गया मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बोला। एक बात मैं नम्रता से कहना चाहूंगा कि मैं कर्नाटक से आता हूँ, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, कम बोली जाती है, तो भी कृष्णा दीदी, अनिल, राजिम वाले जी और बख्शी जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया हिंदी बोलने का, हिंदी पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। उनकी वजह से उनका मैं बहुत आभारी हूँ। हिंदी बोलते समय कुछ गलतियां हो गई होगी, व्याकरण की हो, या कोई शब्द मैंने अंग्रेजी भी इस्तेमाल किए होंगे,
आपने मुझे समझ लिया है, ऐसे मैं मानता हूँ। और आपको धन्यवाद देते हुए मेरा ये बहुत लंबा भाषण मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अभी अश्विनी जैसा कहेंगे ये वैसा मीटिंग चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी थी और कहीं भी ऐसा नहीं लगा हमें कि समझने में कोई दिक्कत हो। सब कुछ बड़ा विस्तार के साथ आपने बड़ा ब्यूटीफुली आपने समझाया फासीवाद क्या है। और मैं बता दूं साथियों आपको, जो पहले थोड़ा छूट गया था बताना, कि वो कर्नाटका से हैं, वहां से बोल रहे हैं और ज्योग्राफी के वो प्रोफेसर रहे हैं। जियोलॉजी के जियोलॉजी मैं के। भूवैज्ञानिक हूँ। जी जी जी। तो आनंद जी ने अपने इस संक्षेप सा जो उनका लेक्चर था, बहुत बड़ा विषय है, वो ये इतने से टाइम में समेटना तो गागर में सागर भरने जैसा काम है, वो उन्होंने बखूबी किया। बहुत से मुद्दे नेचुरली हम समझते हैं, छूट भी जाते हैं जब वक्त की पाबंदी हो। ये जूम का एक थोड़ा है कि इसमें ज्यादा लंबा हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमें संक्षेप में ये बताया, जो बुनियादी बातें हैं वो ये है कि फासिज्म और नाजिज्म एक विचारधारा है। तो पहली तो बुनियादी बात ये है कि एक विचारधारा है। और उन्होंने जॉर्जी दिमित्रोव का जिक्र किया। जॉर्जी दिमित्रोव जो बुल्गारियन थिंकर थे, उन्होंने फासिज्म को जो डिफाइन किया वो इस तरह से किया कि ये वित्त पूंजी का, फाइनेंस कैपिटल का सबसे साम्राज्यवादी, छद्म देशभक्त और रिएक्शनरी जो तत्व हैं, उनकी ये टेररिस्ट डिक्टेटरशिप है। तो ये दिमित्रोव ने किया। तुगलियाती ने एक और बात कही कि अगर आप साम्राज्यवाद को नहीं जानते हैं तो आप फासिज्म को भी नहीं जान सकते। तुगलियाती ने ये भी कहा कि अगर गिरगिट के कोई सबसे नजदीक कोई अगर विचारधारा बैठती है जो बार बार रंग बदलती है अपना, वो फासीवाद है। तो तुगलियाती ने ये भी कहा कि ये छद्म राष्ट्रवाद का जो नारा है वो सबसे आगे लेकर के चलते हैं, जो फासिस्ट आइडियोलॉजी है। तो इन्होंने बहुत विस्तार के साथ इन बातों का जिक्र किया। दिमित्रोव ने एक और जो बात कही थी, जो उन्होंने अपना थीसिस दिया था, कि फासिज्म से लड़ने के लिए आपको जो सारे के सारे जो प्रगतिशील और इस तरह के तत्व हैं, उनको आपको यूनाइट करके फासिज्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। एक यूनाइटेड फ्रंट की बात तुगलियाती ने जो थी वो की, जॉर्जी दिमित्रोव ने की थी जी। और इटली और जर्मनी में वो वक्त रहते नहीं समझ पाए वहां के जो प्रगतिशील तत्व थे, और उसका नतीजा हमारे सामने है। 5 करोड़ लोग मारे गए, 60 लाख ज्यूज का कत्लेआम हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका, आपने हमारी रिक्वेस्ट पर टाइम निकाला। अब मैं निवेदन करूंगा साथियों से, अगर कोई सवाल करना चाहें। मैं एक बार फिर निवेदन कर दूं, जो साथी सवाल करेंगे, कि ये AIPF का मंच है, गैर राजनीतिक है, तो इसको राजनीति से जोड़ करके कोई सवाल ना करें। आप ये जो एक एकेडमिक लेक्चर है, इसको एकेडमिक रूप में लें और उसी से संबंधित आप फासिज्म को समझने की दिशा में कदम हो। अगर आपका सवाल हो तो आप अपने सवाल जो है वो कर सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी विपिन जी पूछिए आप। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई थी नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी। तो एक्चुअली क्या है कि हम कई बार देखने में आते हैं या सुनने में आते हैं, या कई बार जब हम बैठते हैं लोगों के बीच में, तो हम पाते हैं कि स्टालिन को एक तरह से डिक्टेटरशिप के रूप में भी लोग दिखाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि हिटलर सोशलिस्ट वर्कर पार्टी बनाकर आए थे और उन्होंने फासिज्म का रुख अपना लिया, तो क्या हम वहां पर स्टालिन को उससे रिलेट करेंगे
या हम कहेंगे कि जो स्टालिन था उसका फासिज्म से मतलब कोई लेना देना नहीं था? थोड़ा सा इसके ऊपर वो बताइए मुझे कि इसको कैसे क्लियरफाई करें। जोसेफ स्टालिन को हम फैसिस्ट नहीं कह सकते। स्टालिन को अगर समझना है आपको तो उस जमाने की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी यूरोप में वो समझना पड़ेगा। एक ही राष्ट्र था जो समाजवादी विचारों के बुनियाद पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और वो तोड़ने की कोशिश सारे पूंजीपति कर रहे थे। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड से लेकर जहां जहां पूंजीवाद था उनकी एक राय थी कि ये तोड़ना चाहिए, सोवियत यूनियन को खत्म करना चाहिए। ऐसे वक्त में अगर स्टालिन को डिफेंस करना है तो उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट अमल किया। मैं मानता हूं कि उसमें उसके हाथ से थोड़ी गलतियां हो गई है उस जमाने में, लेकिन उसको हम हिटलर और मुसोलिनी की रिलेशन में नहीं देख सकते और नहीं देखना चाहिए। ऐसे मेरी तो राय है। विपिन जी, सिर्फ मैं एक कमेंट करूंगा। डिक्टेटरशिप हर तरह की बुरी होती है और किसी भी डिक्टेटरशिप या डिक्टेटोरियल रवैये को डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन हर तरह की डिक्टेटरशिप फासिज्म नहीं होती। तो ये हमें भेद जो है वो करना पड़ेगा। कोई और सवाल जी? अश्विन जी, कितने लोगों ने सुना? हाँ जी, अभी आपको मैं रिपोर्ट करूंगा थोड़ी देर में जी। हाँ जी, कोई और प्रश्न? दिस इज हविंदर सिंह और मैं हेलो जानना चाहता हूँ कि हेलो जी, आपका नाम बताएं। हरविंदर सिंह बोल रहा हूँ सर। मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फासिज्म एंड नाजिज्म? जी, सेम है। फैसिज्म और नाजीज्म जो है वो सिर्फ जर्मनी में जो नाजी पार्टी थी उसमें आया, लेकिन ब्रॉड टर्मिनोलॉजी जो है वो फैसिज्म ही है। जी हरविंदर जी, हाँ जी, मेरी समझ के अनुसार ये अलग अलग बोतलों में एक ही तरह की शराब है, तो हम ऐसे इसको आसान करके समझ सकते हैं। जी, दो टर्म्स क्यों यूज की गई फिर इसके लिए? ये क्योंकि जो नाजिज्म था वो उसकी जो टर्म थी, वहां की जो सोशलिस्ट पार्टी थी जिसका हिटलर हेड था, उसको जर्मनी में NAZI ही बनता था, तो वो नाजी हो गया। और इटली में फासिज्म, इसलिए फांसी एक इटालियन भाषा का शब्द है जिसको लकड़ी का गट्ठर कहा जाता है, तो ये टर्म वहां पे ये जी। कोई और प्रश्न? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम त्यागी आ रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि जो चाइना है, क्या इसे आज हम मॉडर्न फैसिज्म कह सकते हैं? नहीं, चाइना का देखिए, अश्विनी जी बख्शी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि फाइनेंस कैपिटल का एक बहुत बड़ा रोल फैसिज्म में होता है और साम्राज्यवाद में होता है। आज की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है चाइना की, वो तो फाइनेंस कैपिटल को रिलेट हम नहीं कर सकते, वो अलग है। इसलिए चाइना का जो उनका स्ट्रक्चर है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, वो उसको हम फैसिज्म के रूप में नहीं देख सकते। जी, कोई और प्रश्न? हाँ जी, कॉमरेड असम जी। हेलो जी, हेलो, पूछिए। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं
सबसे पहले तो आनंद जी को, प्रोफेसर आनंद जी को इतनी अच्छी हिंदी में संबोधन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्ते नमस्ते। बड़ा दिल से सुना, बड़ा अच्छा संबोधन रहा आज का, और बड़ी अच्छी जानकारी मिली इसकी। जी, कोई और साथी किसी का प्रश्न हो? सर जो फासिज्म है इसको हम लकड़ी का गट्ठा क्यों कहते हैं? जैसे क्या रिलेशन है उसका फासिज्म का? ऐसे है जी, इटालियन जो भाषा है उसके अंदर फांसी शब्द का मतलब है लकड़ियों का गट्ठर। तो ये उन्होंने इस्तेमाल किया, ये हम नहीं कहते। उनका सिंबल भी वैसा है। हाँ जी, पार्टी सिंबल भी वैसा है। जी जी। ओ मुसोलिनी के फैसिस्ट पार्टी का सिंबल भी लकड़ी का गट्टा है। जी 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 जी। कोई और प्रश्न जी? नहीं तो फिर मैं अब अनिल जी से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। अश्विनी, डॉक्टर चोगियर। जी 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 डॉक्टर साहब। हाँ, ये इटली में जो रिसेंट चेंज हुआ है, कैन वी सी अगेन राइजिंग ऑफ फासिज्म इन इटली? जो अभी इलेक्शंस में जो वहां पे चेंजेस आई है पॉलिटिकल। जी आनंद जी। हाँ, वो विचारधारा के लोग चुन के आए हैं, सच है, लेकिन क्या वो पुराना तरीका अपनाएंगे? अभी लोग उनको क्या करेंगे उनका, ये देखना पड़ेगा। लेकिन विचारधारा, मैंने कहा ना कि कई देशों में फिर से फैसिस्ट पार्टी उभर के आ रही है, तो इटाली में भी थोड़े से मार्जिन से वो लोग चुन के आए हैं, ये तो देख रहे हैं हम। अभी वो आगे आके क्या करते हैं, वो पुराना इतिहास फिर से दोहराते हैं या अपने इतिहास से कुछ सीखते हैं। अगर आप वो लोकतंत्र के माध्यम से चुन के आए हैं, फैसिस्ट भी है, लेकिन वो लोकतंत्र का आदर करेंगे या नहीं करेंगे, अभी वो देखना पड़ेगा। और ऐसा करने लगे तो लोग, और मुद्दा यह है कि सत्ता हाथ में लेने के बाद वो इटाली के जो फाइनेंस प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे क्या नहीं करेंगे? करेंगे तो रहेंगे, नहीं करेंगे तो लोग उनको ढकल देंगे। जी सारा मुद्दा इकोनॉमिक्स का है अभी। जी। Do you see this time also there are similar reasons, that is recession, economic recession is the yes, reason. Yes. Again, Hello? reckoning of fascism in this era is related to recession. Recession only, as I believe it is a recession only. Wherever recession is there, what happens? Fascist forces come ahead telling that for this recession, these are the reasons. And at the same time, left-wing forces come ahead telling that these are the reasons. Who work more, who convince people, they will be in power. जी। Thank you. कोई और प्रश्न हो? अनिल जी सुन रहे हैं मुझे? सुन रहा हूँ जी अनिल जी, आपसे निवेदन है कि आप हेलो अध्यक्षीय वक्तव्य दें और उसकी समाप्ति करें। माइक ऑन कर लें तो आपका वीडियो ऑन कर लें तो ज्यादा ठीक कैमरा। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर आनंद मेंडसे ने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत आसानी से समझ में आने वाले शब्दों में फासिज्म का विश्लेषण किया है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। आपके मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही। ओके, मैं एक दो बातें इसमें जोड़ना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। पहली बात ये कि फासिज्म इटली और जर्मनी में विश्व साम्राज्यवाद और यूरोपीय साम्राज्यवाद के अत्यंत ही गहन संकट से पैदा हुआ था, और ये संकट साम्राज्यवाद का
विश्व बाजार का विभिन्न रूपों में आज नए परिवेश में नई परिस्थिति में चल रहा है। इसलिए फासिज्म जो कि कारपोरेट्स और वित्त पूंजी के भी जो चरम हिस्से होते हैं, चरम दक्षिणपंथी, सारे कारपोरेट नहीं, सारा वित्त पूंजी नहीं, उनके जो एक्सट्रीम राइट विंग, उनकी राजसत्ता है जो डेमोक्रेसी को खत्म करती है। ये क्राइटेरिया हमें हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए, हमें रखना चाहिए। और इसलिए आज के युग में भी पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसका खतरा लगातार बना हुआ है। फासिज्म मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इतिहास बताता है, वर्तमान बताता है, हर देश में जहां फासिज्म नहीं भी आया है वहां भी फासिज्म मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। मैं समझता हूं कि फासिज्म को अगर समझना है तो हर बुद्धिजीवी को, हर कार्यकर्ता, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी हैं, यूरोप में जो कुछ हुआ उस समय उसके विस्तार में जाना चाहिए। किस तरह से हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स का सिस्टम खड़ा किया, बुशेनवाल्ड, ऑशविट्स, बेल्सन, सैक्सनहाउजन, महिलाओं के लिए रेवेंसब्रुक तथा अन्य कई सैकड़ों कंसंट्रेशन कैंप्स खड़े किए। बड़े दुख की बात है कि आज के बुद्धिजीवी समेत वामपंथी बुद्धिजीवियों के इनके इतिहास में नहीं जाते हैं और आज भी फासिज्म का जो भयंकर रूप है, गहन रूप, उसे पूरी तरह नहीं समझते हैं। सिर्फ हिटलर और मुसोलिनी के कुछ जाने माने कार्यों के बारे तक ही सीमित रहते, इसके गहराई में जाने की जरूरत है। सिस्टम क्या है फासिज्म का और किस तरह से नरसंहार किया गया, किस तरह से नरसंहार की तैयारी, एक डराने का वातावरण तैयार करके, सिस्टम ऑफ टेरर, फ्राइटनिंग सिस्टम, डराने का वातावरण तैयार किया धीरे 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 करके। दूसरी बात यह है कि फासिस्ट विरोधी या गैर फासिस्ट शक्तियां अक्सर ही फासिज्म का तो कम करके आंकती है, अंडर एस्टिमेट करती है। कोई कहता है हमारी लड़ाई पूंजीवाद से है, कोई कहता है हमारी लड़ाई अभी जो शासक पार्टी है किसी भी देश में उससे है, फासिज्म से हम बाद में लड़ लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इस टाइप की चीजें जो है, ये एक बहुत खतरनाक रुझान है प्रगतिशील शक्तियों के बीच। इटली और जर्मनी में फासिज्म इसलिए भी आया, गैर फासिस्ट शक्तियों ने अंडर एस्टिमेट किया, कम करके आंका। अगर 1932 के चुनाव में गैर फासिस्ट शक्तियां एक जगह मिल करके लड़ती तो हिटलर की हार सुनिश्चित थी। ये एक लेसन है आज दूसरे देशों में गैर फासिस्ट प्रगतिशील शक्तियों के लिए, क्योंकि विभाजन था विरोधी पक्ष में, तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हिटलर की नाजी पार्टी आई। मुसोलिनी ने मार्च ऑन रोम करने के बाद सबसे पहला निशाना जनतंत्र को बनाया। जर्मनी ने, हिटलर ने कदम ब कदम तेजी से जनतंत्र खत्म किया। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जनतंत्र उसका दुश्मन होता है। फासिज्म का पहला निशाना और सबसे बड़ा निशाना जनतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है। इस बात को समझा जाना चाहिए। वह बुर्जुआ डेमोक्रेसी, ये पूंजीवादी जनतंत्र का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। और इसलिए आज पूंजीवादी जनतंत्र ही नहीं, बहुत व्यापक जनतंत्र हो चुका है विभिन्न देशों में, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के, उसे खत्म करना चाहता है फासिज्म। और इसलिए इन सभी शक्तियों को
एक साथ आना चाहिए। इसमें सिर्फ मजदूर और किसान और बुद्धिजीवी नहीं है जो एक जगह आए, बल्कि पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति, औद्योगिक पूंजीवाद और इस तरह के, यहाँ तक कि बड़े पूंजीवाद का एक हिस्सा भी, इन सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि फासिज्म कारपोरेट और वित्त पूंजी के सबसे दक्षिणपंथी हिस्से की तानाशाही है। उसे लड़ना है तो इन सभी वर्गों, ताकतों, धर्मों, पंथों, विचारधाराओं को एक जगह आना पड़ेगा। इटली, जर्मनी, स्पेन में फ्रांको की डिक्टेटरशिप थी, उसके अनुभवों ने ये साबित कर दिया। फ्रांस के अनुभवों ने, पॉपुलर फ्रंट बने थे, जन मोर्चे और दूसरे तरह के मोर्चे बने थे। उसकी सीख है आज कि जन मोर्चे, व्यापक मोर्चे कायम करके ही इनका सामना किया जा सकता है। फ्रांस में इसका सामना किया गया, स्पेन में किया गया, हंगरी और पोलैंड में लड़ा गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अन्य देशों में भी कई जगहों पर जहां कहीं इससे सीखें ली गई, लोगों ने लड़ा। जहां सीखें नहीं ली गई वहां तानाशाही और दक्षिणपंथी शक्तियां सत्ता में आई, फासिस्ट शक्तियां आई। इसलिए फासिज्म एक आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और वैचारिक शक्ति है जो समाज के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है। और इसलिए हमें लगातार इसके खिलाफ निरंतर लड़ते रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए। व्यापकतम राजनीतिक हलकों ने, चाहे सोशलिस्ट हो, सोशल डेमोक्रेट्स हो, बुर्जा डेमोक्रेट्स हो, कम्युनिस्ट हो और दूसरे लोग हों, साम्राज्यवाद विरोधी हो, फासिस्ट विरोधी हो, सभी ने मिलकर बड़ा बलिदान दिया, संघर्ष किया। और जो पूरा पीरियड है फासिज्म का, जिसने एक बहुत बड़ा तांडव मचाया, उसे फिर से नहीं होने देना किसी भी देश में दुनिया में। इसकी पूरी खबरदारी लेनी, और उस खबरदारी लेने की जिम्मेदारी जनवादी प्रगतिशील शक्तियों पर है। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना आज जरूरी हो गया है। हम सभी दावा करते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं। हमें पूरे इतिहास, खास करके जर्मनी और इटली के पूरे तंत्र, वो किस तरह से, किन कदमों से फासिज्म ने क्या क्या कदम उठाए, उन सारे कदमों का, उस यातना तंत्र का, संस्कृति का गलत इस्तेमाल, राष्ट्रवाद का गलत इस्तेमाल, इत्यादि इत्यादि, अंध राष्ट्रवाद, इन सब के गहराई में जाकर आवश्यक नतीजे निकालना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के प्रोफेसर मेंसे के लेक्चर में हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं जिन पर हमें विचार करना और गंभीरता से विचार करना जरूरी है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और आशा करता हूं कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फोरम के भावी कार्यक्रमों में भी वो शामिल होते रहेंगे और हमें इस तरह के ज्ञानवर्धक लेक्चर देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस लेक्चर और डिस्कशन को यहीं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। एक बार पुनः आनंद जी का भी धन्यवाद, और आप सब साथियों का जुड़े हैं आज के इस लेक्चर में, उनका भी धन्यवाद। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले जो AIPF के जो लेक्चर होंगे आप उनमें भी जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, धन्यवाद।